दोस्तों, कैसे सभी। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी लोग अपनी चर्चा के विषय के रूप में एक टॉपिक लेके आए हैं, जो है भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ही काफ़ी उपयोगी है। तो चलिए हम बिना समय व्यतीत किए हुए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के अगर प्रमुख साधनों की बात की जाए तो मुख्यतः दो साधन या स्रोत जो है वह प्रमुख है। एक है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में अगर हम बात करें तो अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन आदि प्रमुख होते हैं। इसके साथ ही मूर्तिकला, चित्रकला, मृदभांड जिसे मिट्टी की बर्तन भी कहा जाता है, औजार, मानव हड्डियां, बस्ती प्रारूप आदि को भी अन्य पुरातात्विक स्रोतों के रूप में उल्लेखित किया जा सकता है। अब हम बात करें अभिलेखों की, तो अभिलेखों का पुरातात्विक स्रोतों के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय संदर्भ में तो यह काफ़ी विशिष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें अधिकांशतः पत्थर और धातुओं के चादर पर खोदा गया है, अतः इसमें हेरफेर संभव नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राचीन अभिलेख अशोक के अभिलेख हैं, जो कि मौर्यकालीन हैं। और इतिहास में इन अभिलेखों का इतना महत्व है कि एक विद्वान भंडारकर, जिन्होंने अभिलेखों के आधार पर ही अशोककालीन संपूर्ण इतिहास लिख दिया था। अब हम बात करें कि अभिलेखों के मुख्यतः हम तीन रूप जो है देखते हैं। सबसे पहला आता है राजकीय अभिलेख। इसके अंतर्गत राज प्रशस्तियाँ एवं भूमिदान अभिलेखों को सम्मिलित किया जा सकता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण हरिशेन रचित इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख है, जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में हमें व्यापक जानकारियाँ मिलती हैं। अभिलेखों के दूसरे रूप में हम निजी अभिलेख को देखते हैं। ये अभिलेख मंदिर या मूर्तियों पर उत्कीर्ण हैं, जिनसे मंदिर निर्माण एवं मूर्तिकला से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमको प्राप्त होती हैं। तीसरा रूप विदेशों से प्राप्त अभिलेख हैं। इनके माध्यम से हम तुलनात्मक जानकारियों प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप बोगज कोई अभिलेख से प्राप्त जो देवताओं के नाम की तुलना वैदिक देवताओं से की गई है। इसी तरह 6वीं शताब्दी के बहस्तून अभिलेख से इस बात की जानकारी मिलती है कि ईरानी शासक दारा प्रथम ने भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधिपत्य स्थापित किया था। तो इस प्रकार ये अभिलेखों के रूप थे। आगे हम चर्चा करते हैं कि पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत जो दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है वह है सिक्के। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेखों के पश्चात सिक्कों का स्थान आता है। सिक्कों के अध्ययन को हम मुद्रा शास्त्र कहते हैं। भारत के आरंभिक सिक्के आहत या पंचमार्क सिक्के हैं, जो लेख रहे थे। आगे चलकर मौर्योत्तर काल में हिंदी यूनानी शासकों के समय लेखयुक्त सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हुआ। गुप्त काल में अगर देखा जाए तो गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल के समाज एवं अर्थव्यवस्था में विभिन्न परिवर्तनों की जानकारी में इन सिक्कों का महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे मालव, युद्धों आदि जो विभिन्न गणराज्य हैं, इनकी जानकारी का पूरा इतिहास ही हमें सिक्कों के आधार पर प्राप्त होता है। क्रमशः हम आगे देखते हैं कि भारत में सर्वप्रथम लेखयुक्त सिक्के जो सोने के सिक्के हैं वो इंडो ग्रीक शासकों ने जारी किए थे, यानी हिंद यवन शासकों के द्वारा जारी हुए थे। बृहद स्तर पर बात की जाए तो कुषाणों ने सोने के सिक्के चलाए एवं भारत में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त शासकों के द्वारा चलाई गई। हालांकि कुषाण शासक और गुप्त शासकों के समय जो सोने के सिक्के चलाए गए थे, उनमें जो वज़न था वो गुप्त काल के सिक्कों में ज़्यादा था, लेकिन अगर सोने के अंश की बात की जाए तो वो लगातार कम होता गया, जो वास्तव में उनकी गिरती हुई अर्थव्यवस्था का भी सूचक था। कुषाण शासकों में बिम कटफिसिस ने सर्वप्रथम विशुद्ध सोने के सिक्के चलाए। आगे चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी गुप्त शासकों में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए। मिला जुलाकर एक सिक्कों का बड़ा महत्व है इतिहास को जानने के लिए। अब हम देखते हैं कि वास्तव में अगर महत्व की बात की जाए तो कुछ कीवर्ड्स क्या निकल के आते हैं। तो सबसे पहला बिंदु है कि कुछ शासकों की जानकारी हमें केवल सिक्कों के आधार पर ही प्राप्त होती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम गुप्त शासक रामगुप्त की बात करें, इसके अलावा अगर हम गणराज्यों की भी बात करें तो जिसमें मालव, युद्धों आदि विभिन्न प्रकार के ऐसे गणराज्य हैं जिनका पूरा का पूरा इतिहास ही हमें सिक्कों के आधार पर ज्ञात होता है। तो जो पॉइंट निकल के आता है कि सिक्कों के आधार पर हमें शासकों की भी जानकारी प्राप्त होती है।
कई बार ऐसा हो सकता है कि ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो प्रीलिम्स मेंस दोनों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है, और अगर मेंस में भी हो सकता है कि 3 नंबर या 5 नंबर में पुरातात्विक स्रोत के रूप में सिक्कों के महत्व पर क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा महत्व है सिक्कों पर अंकित तिथि से उन मुद्राओं को जारी करने वाले शासक की तिथि व वंशावली के विषय में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो सिक्के हमें प्राप्त होते हैं उन पर कोई तिथि अंकित है तो ना केवल उससे हमें उस समय की भी जानकारी होगी, बल्कि उनकी जो वंशावली है उसके विषय में भी हमको आगे जानकारी हो जाएगी। सिक्कों की प्राप्ति स्थल के आधार पर शासकों के साम्राज्य की सीमाओं का भी पता चलता है। ये भी एक बिंदु है। कई से जो शासक हैं उनके जो सिक्के हैं है ना, वो जिस जिन क्षेत्रों में चलते थे उससे उनकी सीमाओं का भी आकलन किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर विदेशों में भारतीय सिक्कों के मिलने से भारतीय नरेशों के अन्य देशों से संबंध होने का भी प्रमाण मिलता है। कुल मिला के 3-4 बिंदु हैं जो सिक्कों के महत्व को इंगित करते हैं। आगे चल के सिक्कों से तत्कालीन आर्थिक स्थिति पर भी प्रकाश पड़ता है, जिसकी चर्चा मैंने थोड़े समय पहले आपसे की थी। स्वर्ण, रजत, तांबे के सिक्के आर्थिक स्थिति के स्वयं ही मापदंड होते हैं। उदाहरण के लिए गुप्त काल के सिक्कों में सोने की मात्रा की कमी आर्थिक गिरावट का सूचक मानी जाती है। सिक्कों पर उत्कीर्ण विभिन्न देवी देवताओं के चित्रों से तत्कालीन धर्म, संगीत, वाद्यों एवं कला संगीत की भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत हमारा अगला टॉपिक है स्मारक एवं भवन, जो कि किस प्रकार हमें इतिहास को जानने में मदद करते हैं, इसको आइए जानते हैं। इसके तहत विभिन्न प्रकार के स्थापत्य, भवन, मंदिर, विहार, स्तूप आदि आते हैं। इनके माध्यम से तत्कालीन जनजीवन के विभिन्न पक्षों की जानकारी हमको प्राप्त होती है। भवन के संदर्भ में हड़प्पा काल से ही एक विकास क्रम हमको दिखाई पड़ता है, और इस समय हुए नगरीय विकास को हम प्रथम नगरीय क्रांति के रूप में देखते हैं। भारत में मंदिर निर्माण की विभिन्न प्रकार की शैलियाँ, चाहे वो नागर शैली हो, वैसर या द्रविड़ हो, जिनके माध्यम से न सिर्फ वास्तुकला के विकास पर प्रकाश पड़ता है, बल्कि विभिन्न विविधताओं द्वारा भारतीय संस्कृति की मूल धारा विविधता में एकता के दर्शन भी हमको प्राप्त होते हैं। स्तूप, चैत्य, विहार आदि विभिन्न निर्माणों के माध्यम से भारतीय इतिहास की सांस्कृतिक जानकारियाँ हमको प्राप्त होती हैं। उदाहरण के लिए अगर हम कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर, जावा का बोरोबदूर मंदिर विदेश में स्थित स्थापत्य हैं, जो प्राचीन भारतीय धर्म और संस्कृति के प्रचार की सूचना हमें प्रदान करते हैं। आइए अन्य पुरातात्विक स्रोतों को हम देखते हैं। इसमें सबसे पहला आता है औजार या उपकरण। प्रागैतिहासिक काल की जानकारी मूलतः उसके उपकरणों से ही हमको प्राप्त होती है। वास्तव में औजारों से विभिन्न प्रकार की धातुओं की एवं पत्थर के औजारों की पॉलिश के आधार पर काल निर्धारण में हमको बड़ी सहायता प्राप्त होती है। अगला है बस्ती प्रारूप। इनके माध्यम से हमें विशेष प्रकार के प्रागैतिहासिक काल एवं आद्य ऐतिहासिक काल के संदर्भ में विविध जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। अगला है मोहरें। हड़प्पा वासियों का धार्मिक विश्वास हो, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था हो और उस अर्थव्यवस्था में श्रेणियों का विशेष महत्व हो, इन सभी की जानकारी हमें मोहरों से प्राप्त होती है। कुल मिला के यह इतिहास को जानने के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उपयोगी हैं। मानव की हड्डियाँ, विभिन्न सभ्यताओं के प्रजातिगत अध्ययन की अगर हम बात करें तो इस संदर्भ में मानव की हड्डियों के जो अवशेष प्राप्त होते हैं वह काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इस प्रजातिगत अध्ययन से विभिन्न सभ्यताओं के उद्भव, विकास, पतन और सामाजिक स्वरूप के निर्धारण में हमको सहायता प्राप्त होती है। आगे चल के बात करते हैं हम मूर्तिकला और चित्रकला की। हड़प्पा काल से ही मूर्तिकला का एक विकास हमको दिखाई पड़ता है। विशेषकर मौर्योत्तर काल में गंधार, मथुरा, अमरावती आदि विभिन्न शैलियों में हमें मूर्तिकला विकसित होती हुई दिखाई देती है। इन मूर्तियों के माध्यम से धार्मिक विचारधाराओं, आस्थाओं आदि के साथ ही क्षेत्रीय प्रभाव की भी हमको पर्याप्त जानकारी मिलती है। कुछ मूर्तियां भारत के बाहर से भी मिली हैं, जो भारतीय संस्कृति के विदेशों में प्रसार की सूचना हम सभी को प्रदान करती हैं। अगला पक्ष है चित्रकला का। भारतीय संदर्भ में चित्रकला का विकास प्रागैतिहासिक काल से ही होता है, जिसका कई सारे उदाहरण हमको मिलते हैं। जैसे हम भीमबेटका की बात करें जो मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में स्थित है, वही अजंता गुफा चित्र जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अलावा मंदिरों की दीवारों पर भी विभिन्न प्रकार के चित्र मिलते हैं। आप साउथ इंडिया जाएंगे, वहाँ पर राजराज मंदिर है, चोलेश्वर मंदिर है, वहाँ विभिन्न प्रकार की जो
कहना चाहिए कि चित्रांकन और अंकन हमें मिलता है, जिससे इतिहास के विषय में बड़ी ही गूढ़ जानकारियाँ प्राप्त करने में सहायता मिलती है। इन चित्रों और चित्रकला से हमें तत्कालीन जीवन, देश काल की सीमाओं को पार कर सर्वदेशिक एवं समसामयिक जानकारी प्रदान भी होती है। अगला पॉइंट मृदभांड का है, जिसे मिट्टी के बर्तन भी कहते हैं। संस्कृतियों की सूचना और संस्कृतियों के बीच साम्यता बिठाने में मददगार होते हैं मृदभांड। महत्वपूर्ण मृदभांडों में काली लाल मृदभांड, गैरिक मृदभांड, चित्तित धूसर, उत्तरी काली पालिश वाले मृदभांड, लाल मृदभांड, इरिटीन मृदभांड आदि प्रमुख हैं। जैसे काले लाल मृदभांडों से हमें हड़प्पा काल की, गैरिक मृदभांड और चित्रित धूसर मृदभांड से वैदिक काल, वैदिकोत्तर और मौर्य काल की, और लाल इरिटीन मृदभांड से हमें मौर्योत्तर काल की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इतिहास को जानने के पुरातात्विक स्रोतों के बाद जो अगला क्रम आता है वह आता है साहित्यिक स्रोत का, जिसे हम लिटरेचर कहते हैं। लिटरेचर सोर्स हमारा जो है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के संबंध में पर्याप्त मात्रा में साहित्यिक स्रोत भी उपलब्ध है। हालांकि यह सही है कि इस संदर्भ में शुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथों का अभाव है। 12वीं सदी में लिखे गए कल्हड़ की राजतरंगिणी भारतीयों का पहला विशुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। यह ग्रंथ एक प्रकार से पूर्व मध्यकाल का है, पर इसके बावजूद प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में अनेक ऐसी रचनाएं हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में उपलब्ध साहित्यिक स्रोतों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला देसी साहित्य, जो कि धार्मिक और धर्मेत्तर साहित्य में विभाजित होता है, और दूसरा है विदेशी साहित्य। चलिए सबसे पहले देखते हैं धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के तहत ब्राह्मण साहित्य, जिसमें वैदिक और वैदिकोत्तर साहित्य सम्मिलित है। वहीं बौद्ध साहित्य, जिसमें त्रिपिटक, जातक कथाएं, दीपवंश, महावंश, मिलंद पन्नो, महावस्तु, दिव्य वदान, और जैन साहित्य में 12 अंग, उपांग, भगवती सूत्र, हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन आदि चीज़ें सम्मिलित किए जा सकते हैं। यहाँ पे एक संक्षिप्त जानकारी दी गई है, कई सारे और ग्रंथ भी है, लेकिन जो मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जितना हम लिख सकते हैं उसको यहाँ बताया गया। धार्मेत्तर साहित्य की बात करें तो धार्मेत्तर साहित्य मुख्यतः राजनीतिक विषयों पर केंद्रित है, पर इसके साथ ही इनसे जनजीवन के अन्य क्षेत्रों जैसे समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति आदि की भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। धर्मेत्तर साहित्य को विविध रूपों में देखा जा सकता है। जैसे मैं बात करूं व्याकरण साहित्य की, व्याकरण में आप सभी लोग जानते हैं कि पाणिनि के अष्टादशी से जहां हमें मौर्यकाल की राजनीति, समाज और धर्म आदि की जानकारियाँ मिलती हैं, वहीं पातंजलि के महाभाष्य से मौर्योत्तर जनजीवन की भी जानकारी प्राप्त होती है। साहित्यिक रचनाओं की बात करें तो विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, इसमें बड़ी ही रोचक कहानियाँ जो दी हुई है। सोमदेव का कथा सरित सागर, हेमचंद्र क्षेमेंद्र का बृहत कथा मंजरी आदि से भी हमें मौर्यकाल संबंधित जानकारियाँ मिलती हैं। अगर हम विधि और कानूनी की पुस्तक की बात करें तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र इसमें प्रमुख है। जीवन चरित्र की बात करें तो बाणभट्ट ने जो हर्षचरित्र लिखा वो महत्वपूर्ण है। इतिहास विषयक ग्रंथ की बात करें तो कल्हड़ की राजतरंगिणी और संगम साहित्य में तोलकाप्पियम, मणिमेखले और शिलप्पादिकारम आदि महत्वपूर्ण है। विदेशी साहित्य की बात करें तो यूनानी और रोमन वृत्तांत हमें इतिहास जानने वाले ही मदद करते हैं, जिसमें हेरोडोटस का नाम आता है। इन्हें हिस्ट्री ऑफ फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने अपने ग्रंथ हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस का संबंध का बड़ा ही रोचक वर्णन अनुश्रुतियों के आधार पर इन्होंने किया है। हालांकि ये बात सत्य है कि हेरोडोटस कभी भारत नहीं आए। नियार्कस हैं इस संदर्भ में, जिन्होंने जो सिकंदर के जहाजी बेड़े के सेनापति थे। मैगस्थनीज ने भी अपना वृत्तांत लिखा है, जिसका सभी लोग जानते हैं। इंडिका जो है वो है ये भारत में मौर्य दरबार में राजदूत के रूप में आए थे। डाइमेकस हैं जो सीरिया नरेश एंटीओकस के राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में आए। डायनोसियस जो मिस्र के नरेश टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस के राजदूत के रूप में अशोक के दरबार में आए थे। प्लिनी द एल्डर प्रथम शताब्दी में 75वीं ईस्वी के आसपास लैटिन भाषा में उन्होंने नेचुरल हिस्टोरिका नामक ग्रंथ लिखा। कहने का मतलब ये है कि विदेशी साहित्य के अंतर्गत जो विदेशी यात्रियों के विवरण हैं, उन्होंने जो लिखा है उसके आधार पर भी हमको इतिहास को जानने में बड़ी आसानी होती है। रोमन के बाद हम लोग चीनी यात्रियों को देखते हैं। इसमें कई सारे चीनी यात्री भारत आए जिन्होंने अपना वृत्तांत लिखा। जॉन चांग, हैन सांग, हुईलुई, इत्सिंग आदि इसमें प्रमुख रहे हैं। बात करें चीनी यात्रियों की, यदि ये यात्री मुख्यतः बौद्ध धर्म के प्रभाव में भारत आए थे
और इसी दौरान उन्होंने भारत के संदर्भ में जो जानकारियाँ प्राप्त की और उनका विवरण दिया, उनसे तत्कालीन जीवन पर प्रकाश पड़ता है। उनके विवरणों का विशेष महत्व यह है कि इनके तुलनात्मक अध्ययन जो है इससे हमको मदद प्राप्त होती है। हेनसांग की हम बात करें कि हर्षवर्धन के काल में 16 वर्ष तक जो है भारत रहा। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में स्थित है, राजगीर जिले में आता है नालंदा, में शिक्षा प्राप्त की और इसका जो यात्रा विवरण है CUK के नाम से प्रसिद्ध है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसमें 137 देशों की यात्राओं का विवरण भी है। हेनसांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी कहा जाता है। चलिए बात करें हम अरब यात्रियों की, तो उसमें जो हमारी बात है अरब लेखकों ने में अगर हम बात करें अल-बरूनी, सुलेमान, अल-मसूदी, इब्न खुर्दाब आदि प्रमुख हैं। सुलेमान के विवरणों से जहाँ पाल और प्रतिहार वंश, वहीं अल-मसूदी के विवरण से राष्ट्रकूट राजाओं के बारे में हमें पर्याप्त जानकारी मिलती है। अल-बरूनी ने तहकीक हिंद या किताबुल हिंद लिखी। वह महमूद गजनवी का राजजोशी था। उसने गीता, पुराण, बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त का अध्ययन किया। अरब यात्रियों के विवरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण 11वीं सदी में आई हुई अल-बरूनी का विवरण है। चलिए ये थे इतिहास को जानने के हमारे महत्वपूर्ण पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत। आशा है आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत